हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग की ये जो क्लास है वो जितनी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जुड़ी हुई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। यह वीडियो जो है वह बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, राजस्थान लाइब्रेरियन के ग्रेड सेकंड एवं थर्ड तथा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको क्विज और जितनी भी नई वैकेंसी होती है वो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, सेमी प्रोफेशनल लाइब्रेरियन की, जितनी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित वैकेंसी होती है उसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जैसे कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे और यूनिट वाइज कर रहे थे, मैंने आप सभी को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट में सेट 1, सेट 2, सेट 3, 4, 5, 6, किसी में सेट 4 है तक है या किसी में सेट 6 तक है, जिसमें जितने क्वेश्चंस हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया है। और अभी तक हम लोग यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और यह चौथा यूनिट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सिस्टम्स। और इसमें का यह प्रथम सेट है, सेट 1 हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। इस क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, एन ई रिसोर्स कंसोर्टियम सेरा इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ। एक ई संसाधन संघ सेरा जो है, सेरा जो है CERA जिसे हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ सेरा के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सेरा जो है उसका फुल फॉर्म जो है वह होता है कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। और इसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी यह सेरा, तो यह 2007 ईस्वी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेरा एक ई रिसोर्स कंसोर्टियम है, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी है एस्ट्रोनॉमी, सी है एस्ट्रोफिजिक्स और डी है एंथ्रोपोलॉजी। तो आपसे पूछी जा रही है कि सेरा जो है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और सेरा का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर होती है। तो चूंकि एग्रीकल्चर से संबंधित इसके फुल फॉर्म में ही एग्रीकल्चर है, तो यह एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिपीडिया owned by the non-profit Wikipedia Foundation was launched on January 15, 2001 by। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि विकिपीडिया जो है एक गैर लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 2001 ईस्वी को हुई थी। तो इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर, सेकंड ऑप्शन है जिमी वेल्स एंड विंसेंट जे एक्टो, थर्ड ऑप्शन है आपका लेरी सेंगर एंड डब्ल्यू कैथी, फोर्थ जो ऑप्शन है वह है विलियम ए फोर्ड एंड डब्ल्यू कैथी। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि जब हमारे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप खुद से भी इस प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कहीं नोट करें कि आपके इन दिए हुए प्रश्नों में से कितने का जवाब सही हो रहा है, जिससे आपकी जो है जो आपकी तैयारी है वो कितनी तैयारी हो चुकी है उसका भी आप सभी का एक आकलन हो सकेगा। तो आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में पूछा गया है कि विकिपीडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो विकिपीडिया जो है वह जिमी वेल्स एंड लेरी सेंगर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, एम्ब्रा एंड इनोवेटिव open source platform for publishing open access resource articles is developed by। एम्ब्रा एक अभिनव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म
किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं बता दूं कि एम्ब्रा जो है वो जो डेवलपमेंट हुई थी इसकी वह 2003 ईस्वी में हुई थी। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन है OCLC, बी ऑप्शन है DOAJ, सी ऑप्शन है प्लस और डी ऑप्शन है WDL। तो ये जो एम्ब्रा जो है एक प्रकार की जो इनोवेटिव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यह प्लस के द्वारा PLOS प्लस के द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। फिलिप प्लस जो है इसकी कंपनी जो है यह कैलिफोर्निया की है, ये आप लोग याद रखेंगे। और प्लस बायोलॉजी की जो लॉन्च है, प्लस बायोलॉजी एक ये भी जर्नल प्रकाशन का काम करती है। तो इसकी स्थापना भी 2003 ईस्वी में की गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे OCLC की बात करें तो OCLC की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। ये मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। DOAJ के बारे में और WDL वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जिसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। 12th इंटरनेशनल कैलिबर ऑफ इनफिलिमनेट विल बी हेल्ड। इनफिलिमनेट का 12वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन ए है KIIT भुवनेश्वर, बी ऑप्शन है HP यूनिवर्सिटी शिमला, सी ऑप्शन है गोवा यूनिवर्सिटी गोवा और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद। तो आप सभी को बतानी है कि इनफिलिमनेट जो है, इनफिलिमनेट की स्थापना की बात करें तो UGC द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रति साल कुछ आयोजन किया जाता है। तो 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, KIIT भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहीं पे इसकी इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफिलिमनेट वाज ऑर्गेनाइज इन 2003 एट। इनफिलिमनेट का जो पहला प्लानर है वह 2003 में आयोजित किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं शिलोंग, बी ऑप्शन है सिलचर, सी ऑप्शन है गुवाहाटी और डी ऑप्शन है ऐजवाल। तो प्लानर की बात करें तो प्लानर की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैं लिख देता हूँ, आप सभी भी नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हूँ प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होती है हमारे देश में, तो उसके प्रमोशन और वहाँ पे लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए हम लोगों ने इनफिलिमनेट के द्वारा प्लानर शुरू किया गया था। तो प्लानर का शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह शिलोंग से शुरुआत की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिलोंग। इसे आप सभी याद रखेंगे। इनफिलिमनेट मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि UGC द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था और वह 1991 ईस्वी में बनाई गई थी। UGC की बात करें तो UGC की स्थापना 1953 ईस्वी में हो गई थी, परंतु यह सुचारू रूप से जो कार्य है वह 1956 ईस्वी से कार्य शुरू करना शुरू किया था। UGC की स्थापना पूछी जाती है परीक्षा में तो इसके अक्सर उत्तर 1956 को ही माना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलर्टिंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है? इसके ऑप्शन है CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस, बी ऑप्शन है SDI, इसकी फुल फॉर्म होती है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, और सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DDS, और थर्ड फोर्थ जो ऑप्शन है वह है इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस। तो आप सभी को बतानी है कि इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा अलर्टिंग सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है वह अलर्टिंग सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि करेंट अवेयरनेस सर्विस जो है वह जो अभी करंट की कोई न्यूज होती है या कोई पुस्तक जो है और प्रकाशित हुई होती है उसकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है।
जैसे थेसिस भी है तो वो करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है। कोई थेसिस या पब्लिकेशन छापा जाता है, आर्टिकल्स जो छपाए जाते हैं तो पब्लिश की जाती है, तो वह सभी करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आती है। एसडीआई की बात करें तो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन होता है, यानी इसके अंतर्गत जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, यूजर्स की कुछ डिमांड्स होती हैं बेसिक्स, जो उसे जानकारी चाहिए होती हैं, उसे उपलब्ध कराई जाती है लाइब्रेरियन द्वारा, तो वह सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी अलर्टिंग सर्विस के सेवा हैं, जबकि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है वह अलर्टिंग सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस स्कीम इज एम्ड एट। इम्प्रेस स्कीम यानी इम्प्रेस जो योजना है एक प्रकार का, वह उसका उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वप्रथम तो हम आप सभी को बता दें कि इम्प्रेस जो है एक रिसर्च के क्षेत्र में कार्य आती है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 25 अक्टूबर 2018 ईस्वी में हुई थी। तो इस तिथि को भी आप सभी याद रखेंगे। और इम्प्रेस जो है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, इम्प्रेस की फुल फॉर्म क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ और एक बार पुनः बोल देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। तो यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, आप सभी भी नोट कर लेंगे। तो इम्प्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। तो यहाँ आप लोग देख लिए ना, फुल फॉर्म याद करनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि फुल फॉर्म में ही यहाँ पे आ जा रही है सोशल साइंस। तो आप सभी समझ जाएंगे कि यह रिसर्च का तो कार्य करती है, परंतु किस क्षेत्र में? तो यह सोशल साइंस क्षेत्र में रिसर्च का कार्य करती है। तो इम्प्रेस जो है वह सोशल साइंस रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्डॉक वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। नेस्डॉक की स्थापना कब हुई थी? नेस्डॉक की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसे आप सभी याद रखेंगे, नोट रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1970 ईस्वी में हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट में किसकी भूमिका थी, अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, तो आईसीएसएसआर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1975 में जो है वह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एफएओ कहा जाता है, तो उसकी स्थापना हुई थी। 1977 की बात करें तो मुझे जहां तक लगता है इस समय निसात की स्थापना की गई थी। इन सभी फैक्ट्स को भी आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी, आप सभी को बतानी है। तो इस प्रश्न का जवाब देना अति इजी, जिसे हम लोग कहते हैं आसान है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आस्क का ए हो गया, लाइब्रेरी का एल हो गया और ए। तो एएलए एक संस्था है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। और मेलविल डेवी का इसकी स्थापना में अति महत्वपूर्ण योगदान था। तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग अगर पूछ ली जाए कि किसकी अवधारणा है, तो यह एएलए की स्थापना है, अवधारणा है। और ऑप्शंस में दिए हुए आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। एसएलए, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। एसलिब की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और एएलए मैंने बताया कि 1876 ईस्वी में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो है, ये जो अवधारणा दी गई है वह एएलए के द्वारा ही दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एएलए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस इज गिवन बाय। संदर्भ सेवा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ए जे एच सेरा, बी ऑप्शन है ए स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है ए सारंगनाथन, और डी ऑप्शन है सैमुअल स्वीट ग्रीन, एस ग्रीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो रेफरेंस सर्विस की सर्वप्रथम अवधारणा जो है वह दी गई थी, वह सैमुअल स्वीट ग्रीन के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इनफिलिमनेट से संबंधित है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सर्विस एक्टिविटीज ऑफ इनफिलिमनेट। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इनफिलिमनेट की सेवा प्रदान नहीं करती हैं। तो ऑप्शन ए है शोधगंगा, बी ऑप्शन है प्लानर, सी ऑप्शन है नेकलिन और डी ऑप्शन है शोध गंगोत्री। तो आप सभी को बतानी है कि इसमें से इनफिलिमनेट की कौन सी सेवाएं नहीं दी जाती है। ए ऑप्शन है शोधगंगा। तो शोधगंगा जो है वह इनफिलिमनेट द्वारा ही जुड़ा हुआ है। और प्लानर जो बात करें तो प्लानर भी अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में मैंने बताया कि उसके डेवलपमेंट के लिए इनफिलिमनेट प्लानर का स्थापना किया था। और नेकलिन जो है यह इनफिलिमनेट के द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है। नेकलिन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। तो याद रखेंगे, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। तो नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग जो है नेकलिन की फुल फॉर्म है। नेकलिन की स्थापना दरअसल डेलनेट के द्वारा किया गया था। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। डेलनेट के द्वारा, डेलनेट की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और डेलनेट के द्वारा ही इसकी स्थापना नेकलिन की जो है 2018 ईस्वी में की गई थी। तो इस चीज को याद रखेंगे, नेकलिन जो है वह डेलनेट से संबंधित है, न कि इनफिलिमनेट से संबंधित है। शोध गंगोत्री जो है वह इनफिलिमनेट से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, नेकलिन। इस चीज को आप सभी याद रखेंगे। दोस्तों इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे और इसे याद भी रखेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। तो दोस्तों आपसे आग्रह है, बस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मुझे भी एक मनोबल मिले और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे क्लास आपको उपलब्ध करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, जो कि है ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम ओजस इज एन इनिशिएटिव ऑफ प्रोवाइडिंग facilities to universities and institutions for hosting their journals in open access mode। ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम एक ओजस की फुल फॉर्म है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसकी एक पहल है, जो इसकी पहल है मतलब जो कि विश्वविद्यालय और संस्थानों को ओपन एक्सेस मोड में अपनी पत्रिकाओं की मेजबानी के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन है एनआईसी, बी ऑप्शन है इनफिलिमनेट, सी ऑप्शन है ICSSR और डी ऑप्शन है डेलनेट। तो ये जो ओसेस ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम जो है यह इनफिलिमनेट द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनफिलिमनेट द्वारा किया गया था। और इसे ओजस जो है सर्विस को शुरू तो किया गया था इनफिलिमनेट द्वारा, लेकिन इसे इंड कर दिया गया था, मतलब अब इसकी अस्तित्व नहीं रह चुकी है। तो कब इंड किया गया था, तो इंड जो है इसकी 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2018 से इसे ओजस को बंद कर दिया गया है। तो परीक्षा में पूछ ली जाती है कि ओजस को डिसकंटिन्यू कब किया गया, तो वह 2018 ईस्वी में डिसकंटिन्यू किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज क्लाउड। इसमें आप सभी को बतानी है कि भारत सरकार का क्लाउड कौन सा है। ए ऑप्शन है मेघराज, बी ऑप्शन है मेघा, सी ऑप्शन है बादल और डी ऑप्शन है डिजिटल ओशियन। तो बताइए आप सभी भी इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेघराज हो जाएगा। मेघराज जो है वह भारत का एक क्लाउड सिस्टम है, जो कि 2014 ईस्वी से शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन, जिसे अर्मेड कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कंसोर्टियम वाज इस्टेब्लिश्ड इन। अर्मेड की स्थापना कब किया गया था, तो ऑप्शन है ए 2002, 2004, 2006, 2008। तो ये जो स्थापना वर्ष पूछी जाती है इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। जैसे करेंट अवेयरनेस सर्विस है, DDS है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस हुआ,
SDI हुआ, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन हुआ। तो ये सब चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे थेसिस आ जाती है, पेटेंट आ जाती है, और करंट अवेयरनेस सर्विस जो तत्काल घटित घटनाओं पे आधारित होती है या तत्काल प्रकाशित पुस्तक वगैरह होती है। तो वो चीजें जो है ना समझाने वाली है, तो मैं वहां पे आप सभी को समझाता हूँ। परंतु अगर इस प्रश्न पूछ लिया जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है और जिसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये तो आप सभी को याद ही रखनी पड़ेगी ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2018 ईस्वी में, सॉरी 2008 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हेलीनेट पूछा गया है, ये भी एक हेल्थ से संबंधित कंसोर्टियम होती है। तो हेलीनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च इन द ईयर, हेलीनेट कंसोर्टियम को इस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो हेलीनेट जो है उसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RGUHS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये आप सभी को याद रखेगी। और हेलीनेट जो है इसी के द्वारा कंसोर्टियम को लॉन्च किया गया था रॉक्स द्वारा, और हेलीनेट की जो स्थापना है वह 2003 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टच पॉइंट इन यूजर्स, टच पॉइंट इन यूजर डिस्कवरी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, टच पॉइंट इन यूजर डिस्कवरी सर्विस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें किन की योगदान है ये भी मैं बता चुका हूँ। सेकंड है SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। थर्ड है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और फोर्थ है OCLC। तो आप सभी को बतानी है कि टच पॉइंट इन यूजर डिस्कवरी सर्विस जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, OCLC के द्वारा टच पॉइंट इन यूजर डिस्कवरी सर्विस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि इस प्रकार है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड रेफरेंस सर्विस एज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे। तो इस प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, मतलब संदर्भ सेवा को परिभाषित एक तरह से बोला जाएगा किया था कि एक पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच व्यक्तिगत तरीके से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किसने किया है। ए ऑप्शन है जेम्स आई एवे, बी ऑप्शन है सैमुअल रोडेस्टेन, सी ऑप्शन है मार्गरेट हचिंस, और डी ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही कहा था कि रेफरेंस सर्विस एज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। Who defined reference service as the personal assistant given by the libraries to individual readers in pursuit of information। देखिए पिछला जो प्रश्न था वह पूछा था कि रेफरेंस सर्विस को इस तरह से किसने डिफाइड किया था कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन ए रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेफरेंस सर्विस को ही एक और किन्हीं सदस्य ने व्याख्यात किया था, परिभाषित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि द पर्सनल असिस्टेंस गिवन बाय द लाइब्रेरी टू इंडिविजुअल रीडर्स इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी व्यक्तिगत पाठकों को पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता के रूप में किसने प्रसारित किया था संदर्भ सेवा को। तो इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बी मार्गरेट हचिंस, सी सैमुअल रोडेस्टिन, और डी जेम्स आई वेयर। तो ये जो कथन है उसमें सही उत्तर है सैमुअल रोडेस्टिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने ही इस रेफरेंस सर्विस को इस तरह से परिभाषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है 1930, इन 1930 यानी इन 1930 हु theorized that reference work may be conservative, moderate and liberal।
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैसे मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी गई है। और ये प्रश्न तो हाल ही में 2-3 एग्जाम मैंने देखा है जिसमें पूछी जाती है। एक तो जेम्स आई वेयर की कथन है वो, और एक तो सैमुअल ऑगस्टीन की कथन है। जेम्स आई वेयर की जो कथन है कंजर्वेटिव कंजर्वेशन वाली, तो वो पूछी जाती है। तो ये बतानी है आप सभी को कि 1930 ईस्वी में जो सिद्धांत दिया गया था कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल, किनके द्वारा दिया गया था? तो ए ऑप्शन है जेम्स आई वेयर, बी ऑप्शन है विलियम एकेड्स, सी ऑप्शन है एस रंगनाथन और डी ऑप्शन है सैमुअल रोडेस्टेन, एस रोडेस्टेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स आई वेयर द्वारा यह कथन दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि पूछा गया है, ई शोध सिंधु इमर्ज्ड बाय द मर्जर। ई शोध सिंधु जो है किसके विलय से बना है, उभरा है? तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है इंडेस्ट, बी इंफोनेट, सी निकनेट और डी एनलिस्ट। तो जो ई शोध सिंधु का निर्माण किया गया था, इसका जो निर्माण है वह इंडेस्ट प्लस इंफोनेट, यूजीसी इंफोनेट प्लस एनलिस्ट, ये तीनों को ही मिलाकर इंडेस्ट, इंफोनेट और एनलिस्ट तीनों को मिलाकर इस शोध सिंधु का निर्माण किया गया था। तो देखेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सा दिया हुआ है। तो एनलिस्ट तो है, इसका प्रयोग होता है। इंफोनेट का भी यूजीसी इंफोनेट का प्रयोग होता है और इंडेस्ट का भी। ये तीनों को मिलाकर ई शोध सिंधु का निर्माण किया गया था एमएचआरडी द्वारा, जो कि मानव संसाधन विकास होते हैं, भारत का सरकार की एक डिपार्टमेंट होती है। जबकि निकनेट का उसमें कोई योगदान नहीं होता है, इसका मर्ज नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि ए बी और डी कहाँ है। तो ए बी और डी ऑप्शन डी में है। तो ए बी और डी आर करेक्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि ई शोध सिंधु से ही है। सॉरी, प्रश्न दो बार, एक ही प्रश्न दो बार आ गए हैं। तो इस प्रश्न का भी सही जो उत्तर है वह ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ए बी डी आर करेक्ट, जिसमें इंडेस्ट, इन्फोनेट और एनलिस्ट द्वारा मिलकर इस सिंधु का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनकेआरसी, वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो इस प्रश्न का राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम बताएं कि एनकेआरसी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? अगर आपसे पूछी जाए तो वह जो है 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी पूछी जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय, बी ऑप्शन है डेसीडॉक, सी ऑप्शन है यूजीसी और डी ऑप्शन है इनफिलिपनेट। इनकी स्थापना वर्ष इस प्रकार है, इनफिलिपनेट की स्थापना 1991 द्वारा यूजीसी द्वारा की गई थी। यूजीसी मैंने बताया है 53 में स्थापित हुई थी, परंतु 56 से कार्य शुरू किया गया था। डेसीडॉक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और निष्क्रिय की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। इंसडॉक और निस्कॉम मिलाकर निष्क्रिय की स्थापना की गई थी, इंसडॉक और निस्कॉम को मिलाकर। और निष्क्रिय के द्वारा ही एनकेआरसी की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निष्क्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे जो कि है यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन दिसंबर 2003 बाय। यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम औपचारिक रूप से दिसंबर 2003 में लॉन्च किया गया था। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है सुषमा स्वराज और डी ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। तो जो यूजीसी इन्फोनेट जो कि एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है, ये भी पूछी जाती है कि यूजीसी इन्फोनेट क्या है। तो वह कंसोर्टियम है और इसकी स्थापना जो है दिसंबर 2003 ईस्वी में की गई थी। पूछी गई है प्रश्न में कि किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। इसका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच रेफरेंस टूल डिफाइंस रेफरेंस सर्विस एज। ये रेफरेंस सर्विस से संबंधित एक प्रश्न है। रेफरेंस सर्विस को किस टूल द्वारा, किसके द्वारा इस तरह से डिफाइन किया गया था जिसमें कहा गया है दैट फेज ऑफ वर्क
which is directly concerned with assistance to readers in securing information and in using the resources of the library in study and research। कौन सा संदर्भ उपकरण संदर्भ सेवा को कार्य का वह चरण जो सीधे पाठकों को जानकारी प्राप्त करने और अध्ययन और अनुसंधान में पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करने में सहायता से संबंधित है। यह प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी में आता है क्योंकि बहुत लंबा भी है और यह कथन याद रखना भी बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप, बी ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सी ऑप्शन है एएलए ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, डी ऑप्शन है एएलए वर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एएलए ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है रेफरेंस सर्विस को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे आप लोग सभी रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ड्रूरी प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्रूरी सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप सभी को बतानी है। ए ऑप्शन है कैटलॉगिंग, बी ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है पर्सनल मैनेजमेंट और डी ऑप्शन है बुक। बताइए आप सभी भी इस प्रश्न का सही जवाब देने की प्रयास कीजिए और उसके बाद में अंत तक मैं तो बताऊंगा ही। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा, जो ड्रूरी सिद्धांत जो है वह बुक सिलेक्शन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा और यह 1930 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया गया था। इसे आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड इन द थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। इसमें से बताना है कि बुक सिलेक्शन का जो सिद्धांत है विभिन्न शिक्षाविदों ने दिया था, इनमें से किस शिक्षाविद द्वारा बुक चयन के सिद्धांत की अवधारणा नहीं दी गई थी। तो फ्रांसिस ड्रूरी, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि इन्होंने, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इन्होंने फ्रांसिस ड्रूरी ने 1930 ईस्वी में जो है इन्होंने कहा था, 1930 ईस्वी में इन्होंने बुक चयन सिद्धांत में कहा था, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट रीडर एट द राइट टाइम। टू प्रोवाइड, तो इन सिद्धांत में दिया था फ्रांसिस ड्रूरी ने 1903 में, टू प्रोवाइड राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम, तो इन्होंने तो दिया था। सेकंड है WCB शेयर्स महोदय, तो इन्होंने कैनन की रचना की थी, जबकि इन्होंने पुस्तक चयन सिद्धांत के रूप में कोई योगदान इनका नहीं देखने को मिलता है। और मैककोल्विन ने भी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दिया था, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, तो इन्होंने भी बुक चयन सिद्धांत से संबंधित जो है दी है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय ने भी बुक सिलेक्शन के क्षेत्र में इन्होंने लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नामक पुस्तक दी थी, जो कि 1952 ईस्वी में इन्होंने लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो इन्होंने भी पुस्तक चयन के सिद्धांत के बारे में अपना योगदान दिया है, जबकि WCB शेयर्स महोदय का इसमें योगदान नहीं है। इनकी योगदान जो है क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इन्होंने कैनन दिया था, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस दिया था, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक लिखी थी और इंट्रोडक्शन टू ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये जो WCB शेयर्स हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है, हु स्टेटेड द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। बुक सिलेक्शन के ही संबंधित यह भी प्रश्न है। इसी में बुक सिलेक्शन आखिरकार कोई लाइब्रेरियन करे तो किस आधार पर करे। तो वैसे में जो हमारे एक मेलविल डेवी साहब हैं, उन्होंने ही कहा था कि जो बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा पठन है, यानी उन्होंने कहा था द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। उन्होंने कहा था कि कम से कम कीमत में अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकों को, ऐसी पुस्तकों को खरीदी जाए जो कि यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में जो है एक ही पुस्तक जो 10,000 रुपया अगर बजट पास होता है, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 में पुस्तक तो 1-1 लाख की भी आती है, परंतु 10,000 में ऐसा ना हो कि 2 ही पुस्तक खरीदी जाए 5-5 हजार की, बल्कि इससे क्या होगा कि 2 यूजर्स ही सेटिस्फाइड हो पाएंगे। फिर इसके बाद
मतलब कम संख्या में यूजर्स को इसका लाभ मिल पाएगा। परंतु अगर 10,000 में 100 पुस्तकें या 10 ही पुस्तकें या 20 पुस्तकें खरीद ली जाती है, तो इसे अधिक संख्या में यूजर्स को उसका लाभ मिलेगा। तो उन्होंने यही उनका कहने का मतलब था कि कम पैसे में अधिक से अधिक रिसोर्सेज ले ली जाए, ताकि जो यूजर्स हैं उनको पढ़ने में और उनके लिए उपयोगी साबित हो। तो यह मेलविल डेवी जी का स्टेटमेंट था। मैकक्वेलविन जी का भी स्टेटमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा की। और फ्रांसिस ड्यूरी महोदय ने भी बुक सिलेक्शन में इन्होंने टू प्रोवाइड राइट बुक टू राइट रीडर एट द राइट टाइम, इनका कथन है। तो ये भी मैंने पिछले प्रश्न में इसको व्याख्या किया था, जो कि 1930 ईस्वी में इन्होंने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। मेलविल डेवी महोदय ने कहा था द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हु स्टेटेड द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, मेलविल डेवी। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने बहुत ही मेहनत से ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि और भी जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिले। प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय। जो लाइब्रेरी साइंस की कॉन्सेप्ट दी गई थी वह पहली बार किसके द्वारा दी गई थी, आप सभी को बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट एस पार्थसारथी, बी ऑप्शन है मेलविल डेवी, सी ऑप्शन है सैमुअल स्वीट ग्रीन और डी ऑप्शन है जस्टिन विंसर। तो इस प्रश्न का मैंने पहले भी आंसर बताया है कि सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट था रेफरेंस लाइब्रेरियन के, वह सैमुअल स्वीट ग्रीन महोदय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, और इन्हें फादर ऑफ रेफरेंस वर्क के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, रेफरेंस सर्विस एम्ड एट न्यू रीडर्स इज कॉल्ड। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार नए पाठकों के लिए संदर्भ सेवा में क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है जनरल हेल्प टू जनरल रीडर्स, बी ऑप्शन है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस और सी ऑप्शन है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, डी ऑप्शन है इनिशिएशन। इनिशिएशन में होता है दीक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो तो डी हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा। इनिशिएशन कहा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय ने नए पाठकों के लिए संदर्भ सेवा के रूप में। और यहाँ पे हम लोग एक ये चीज देखेंगे, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होती है और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होती है। तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस जो होती है वह इस प्रकार की रेफरेंस सर्विस होती है जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो वह जो है त्वरित कार्यवाही करे, मतलब त्वरित जवाब उसका दे आपके जवाब का। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यह त्वरित कार्रवाई हुई। तो यह जो होती है वह शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आती है। जबकि अगर कोई पूछे कि अभी इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी थेसिस चल रही है या इसमें प्रायोगिक के क्या मतलब इसमें विकास हो रहा है, तो उस चीज के लिए एक लाइब्रेरियन को अथवा जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट होता है उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्च करना पड़ता है। उसके लिए एक दो दिन, एक दो घंटा या एक सप्ताह का भी वक्त लग सकता है। तो वैसे प्रश्न का जवाब जिसे त्वरित नहीं दिया जा सके वह जो है वह लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आती है। और इस प्रश्न का जहां तक बात है वो उसका ऑप्शन ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग रेफरल सर्विस। रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन है यूनियन कैटलॉग, बी ऑप्शन है डायरेक्टरीज, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी कैटलॉग और डी ऑप्शन है हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स। तो यूनियन कैटलॉग जो होती है वह रेफरेंस सर्विस प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। डायरेक्टरीज भी हमें रेफरल सेवा प्रदान करती है, क्योंकि डायरेक्टरीज के द्वारा हम लोग स्थान वगैरह की जानकारी हासिल करते हैं, किसी संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी एड्रेस जानकारी करते हैं।
लाइब्रेरी कैटलॉग के द्वारा हम लोग पुस्तक तक हमारी पहुंच बनती है, पुस्तक को खोजने में आसानी होती है, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। परंतु हैंडबुक्स और मैनुअल जो होती है उसकी आवश्यकता रेफरल सर्विस के रूप में नहीं की जाती है। हैंडबुक्स जो होती है जैसा नाम ही है हाथ पुस्तिका, तो हस्त पुस्तिका जो होती है वह अपनी पर्सनल किसी की डिटेल्स मौजूद होती है या किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है हैंडबुक द्वारा मिलती है। और मैनुअल्स जो होता है आप सभी देखते हैं कि कोई चीज नया प्रोडक्ट लेते हैं उसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि उसको स्टार्ट कैसे करे क्या करे, तो वह मैनुअल के अंतर्गत आती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जॉट स्पॉट, जॉट स्पॉट इज नाउ ओन्ड बाय, जॉट स्पॉट किसका स्वामित्व है? तो सर्वप्रथम तो जॉट पर जॉट स्पॉट जो है एक प्रकार से विकिपीडिया के रूप में इसका कार्य किया जाता है। और जहां तक स्वामित्व की बात पूछी गई है तो जॉट स्पॉट जो है वो 2004 ईस्वी में गूगल द्वारा इसका स्वामित्व लिया गया है। 2004 ईस्वी में जॉट स्पॉट की स्थापना मानी जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गूगल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जॉट स्पॉट इज यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ, जॉट स्पॉट का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया गया था? तो जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि इसका विकिपीडिया के स्वरूप के लिए जॉट स्पॉट का उपयोग किया गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी विकिपीडिया हो जाएगा, विकी। नेक्स्ट प्रश्न अब लोग हम लोग करेंगे, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वेब, डीप वेब की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है लोफी ए जुडेन, बी ऑप्शन है एंडी ग्रोवेन, बी सी ऑप्शन है माइक बर्गमैन और डी ऑप्शन है लैरी एडवेन। तो बताइए, आप सभी भी बताने का प्रयास कीजिए कि जो डीप वेब है वह किनके द्वारा दिया गया अवधारणा है। तो डीप वेब की बात करें हम लोग, तो डीप वेब जो है वो माइक बर्गमैन द्वारा दिया गया है, जो कि प्रश्न सी में सही उत्तर हो जाएगा। और डीप वेब के जो कॉन्सेप्ट है वह 2000 ईस्वी में दी गई थी, इसे भी आप सभी याद रखेंगे कि डीप वेब की अवधारणा जो है 2000 ईस्वी में दी गई थी और किन के द्वारा दी गई थी? तो मार्क बर्गमैन द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि स्वयं से है, स्वयं द फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय, स्वयं मुक्त ऑनलाइन शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, बी ऑप्शन है एआईसीटीई, सी ऑप्शन है आईआईएम अहमदाबाद और डी ऑप्शन है एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, एक तो एआईसीटीई द्वारा स्वयं का पोर्टल प्रोवाइड कराई जाती है शिक्षा, और एक है एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी सहायता से, इन दोनों की ही सहायता से स्वयं को डेवलप किया गया था। आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद की इसमें कोई योगदान नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी और डी हो जाएगा, दोनों एक रूप से, जो कि ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हु हैड गिवन द मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के न्यूनतम मध्यम और अधिकतम सिद्धांत किसने दिया है? तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये सिद्धांत है न्यूनतम मध्यम और अधिकतम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम, वह अवधारणा जो है 1960 ईस्वी में दी गई थी। इस प्रश्न के ऑप्शन है जेम्स आई एवियर, बी ऑप्शन है विलियम एकेज, सी ऑप्शन है एसा रंगनाथन और डी ऑप्शन है सैमुअल रडिस्टिन। तो ये जो मिनिमम मिडलिंग और मैक्सिमम थ्योरी दी गई थी वह सैमुअल रडिस्टिन द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग करेंगे जो कि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंसोर्टियम इन इंडिया। देखिए, मेरी एक वीडियो है जो कि जीरो टू हीरो बैच है, उसमें मैंने आईएलए के बारे में आप सभी को विस्तार से बताया है। तो आईएलए के बाद जो हम लोगों ने जेओसीएलएआई के बारे में भी पढ़ा था, ज्वाइंट एकेडमिक काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पढ़ा था। तो उस आईएलए बताया गया था कि जो आईएलए जो है इंडियन लाइब्रेरी संघ है, भारत की एक संघ है, तो उसमें कौन कौन सी संघ
के अंतर्गत कौन कौन सी कंसोर्टियम आती है, तो वो मैंने विस्तार से बताया है। वो वीडियो आप लोग देखेंगे जो कि बचवा क्लास है यूनिट 1 का, तो आप सबको क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि फोर्सा की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी, इंडेस्ट की स्थापना हुई थी, और यूजीसी इन्फोनेट जो है, यह तीनों जो है, सीएसआईआर भी वैसे देखा जाए तो सीएसआईआर और भी बहुत सारे हैं जो संघ है, जो कि आईएलए के द्वारा उस कंसोर्टियम का निर्माण किया गया था। तो सारी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। यहाँ प्रश्न आ गया तो मैंने थोड़ा उसके बारे में बता दिया कि आप वहां से भी इसके बारे में और गहन अध्ययन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संघ का उदाहरण नहीं है? तो फोर्सा, इंडेस्ट, यूजीसी, इन्फोनेट, ये जो तीनों है वह है भारत के एक संघ का उदाहरण है, जबकि इन्फोलिंक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है फोर्सा कंसोर्टियम डील्स विथ, फोर्सा कंसोर्टियम किससे संबंधित है? तो फोर्सा की जहां तक हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई, जैसे कि मैंने अभी ही बताया कि 1921 ईस्वी में, 81 ईस्वी में हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसी से आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फोर्सा का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर, देखिए इसका फोर्सा का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो मैंने आप सभी को पहले भी बोला है कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, उसे प्रश्न करने में भी कभी कभी आसानी हो जाती है। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स आया है, तो इसी से पता चलता है कि जो ऑप्शन डी है वह फोर्सा में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था द्वारा की जाती थी, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे कि यह जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रमन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है बेंगलोर में है। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास। दोस्तों, हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि मैंने जो यूनिट 4 है उसे 2 पार्ट में ही बांटने का प्रयत्न किया है, बल्कि ज़्यादा सेट नहीं लाने का कोशिश करूंगा। तो ये सेट 1 है, और इसमें अधिकतम क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स और सिस्टम से संबंधित है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह भी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि चलिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे सुनने वाले जानने वाले अधिक संख्या में है, तो उनके लिए वीडियो बनाने और क्लास लेना भी आसान थोड़ा हो जाता है, उनके लिए कंटेंट तैयार करने में भी थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ईमेल सर्विस इन ए लाइब्रेरी कैन बी एसोसिएटेड विथ, किसी लाइब्रेरी में ईमेल सेवा निम्न में से संबंध हो सकती है? ए ऑप्शन है फोटोकॉपी सर्विस, बी ऑप्शन है रेफरल सर्विस, सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, और डी ऑप्शन है इंडेक्सिंग सर्विस। तो बताइए आप सभी कि इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है वह ईमेल सेवा का से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द नेटवर्क विच प्रोवाइडेड ईमेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपको बतानी है कि वह नेटवर्क कौन सी है जो भारत में ईमेल को पहला बार प्रदान किया था। किस नेटवर्क के माध्यम द्वारा ईमेल ईमेल को संचालित किया गया था? इसके प्रश्न के ऑप्शन हैं इस प्रकार, ए है ऑर्नेट, बी है निकनेट, सी है डेलनेट, और डी है इंडोनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्नेट। इसी के द्वारा भारत में पहली बार ईमेल की सुविधा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें है जो उसके उद्धव वर्ष के अनुसार सजानी है, व्यवस्थित करनी है। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार कहते रहता हूँ कि जितने भी टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके स्थापना वर्ष जब लिखवाता हूँ तो उसे आप सभी याद करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इस तरह के अगर प्रश्न आ जाए तो अर्नेट जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, और निकनेट है ऑप्शंस में देखिए, जैसे सी डॉट है और सी डेक है। तो इसकी स्थापना वर्ष अगर हमें पता ही नहीं होगी तो इस तरह के प्रश्न हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए स्थापना वर्ष भी याद रखना अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसे अरेंज करना है उद्धव वर्ष के अनुसार। तो जहां तक अर्नेट की बात करें तो अर्नेट की जो स्थापना है वह 1986 ईस्वी में की स्थापना की गई थी। निकनेट की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। सी डॉट की स्थापना जो है
1984 ईस्वी में की गई थी। और सीडेक की बात करें तो सीडेक की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। अब हम लोग इसे क्रमानुसार सजाएंगे। सबसे पहले पाएंगे कि 1977 ईस्वी में निकनेट की स्थापना हुई थी। बी प्रथम आएगा, देखेंगे बी ऑप्शंस में कहाँ प्रथम है। तो चारों ऑप्शन में बी ए में प्रथम है, तो इस तरह से आंसर तो ए हो जाएगा, परंतु आगे देखेंगे 1977 के बाद 1984 सी आ जाता है, फिर उसके पश्चात ए ऑर्नेट 1986 और अंत में सी डेक 1988 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे, दी हेड क्वार्टर ऑफ सी डेक इज लोकेटेड एट। सी डेक अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय पूछी जा रही है कि कहाँ है। ए ऑप्शन है पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, बी ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और डी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, जहाँ पे सीडेक की मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, माइलिबनेट वाज फाउंडेड एट। माइलिबनेट की स्थापना कहाँ हुई थी, यह आप सभी को बतानी है। ए ऑप्शन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं CFTRI। सेकंड है ऑप्शन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी, जिसे निस्केयर्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में। और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, माइलिबनेट जो है इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। 1994 कीजिएगा, 1994 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है द मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, WLN करेंटली स्टैंड्स फॉर। WLN की फुल फॉर्म बतानी है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्ल्ड लैंग्वेज नेटवर्क, बी ऑप्शन है वेपन्स लॉजिस्टिक नेटवर्क, सी ऑप्शन है वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क और डी ऑप्शन है वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है, सही उत्तर जो है वह हो जाएगा सी, वेस्टर्न लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हो चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अब देखेंगे, मेलिबनेट की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने माइलिबनेट पढ़ा था, जो कि मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित था। अब हम लोग मेलिबनेट पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ वाई और ए का फर्क है। माइलिबनेट मैसूर हो जाता है, माइलिबनेट जो है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाता है। इसकी स्थापना 1994 मानी जाती है। और मेलिबनेट जो होती है, मेलिबनेट इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित हो जाती है। तो आपको बतानी है कि मेलिबनेट की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 मैंने तो बता ही दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोसला बताना है आप सभी को कि बोसला वाज फाउंडेड इन द ईयर। बोसला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसे तो याद ही रखना पड़ता है। बोसला की फुल फॉर्म मैं बोल देता हूँ, आप सभी याद रखेंगे। बोसला का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, याद रखेंगे ना, बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन बोसला की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना जो है IIT बॉम्बे द्वारा की गई थी, IIT बॉम्बे द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अब करेंगे, बोनेट पढ़ेंगे। बोनेट होता है लाइब्रेरी नेटवर्क, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। और बोसला क्या हो जाता है, बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, वो एक प्रकार का एसोसिएशन है। और बोनेट जो है वह एक प्रकार का नेटवर्क है। तो बोनेट की स्थापना पूछी जाएगी, तो बोनेट की स्थापना जो है वह 6 नवंबर 1992 ईस्वी को हुई थी। तो प्रश्न के ऑप्शन है 90, 91, 92, 94। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क ऑफ इंडिया। बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरीय
नेटवर्क था। तो ए ऑप्शन है एडीनेट, बी ऑप्शन है कैलिबनेट, सी ऑप्शन है मेलिबनेट और डी ऑप्शन है बोनेट। बोनेट अभी हम लोग ने तुरंत ही पढ़ा, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। बोसला पढ़ा हम लोगों ने, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। तो बताना है कि भारत में कौन सा पहला महानगरीय नेटवर्क था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिबनेट जो है वह भारत का पहला महानगरीय नेटवर्क था। एडीनेट की बात करें तो इसकी स्थापना अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क शायद होती है, तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। कैलिबनेट की बात करें तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मेलिबनेट की बात करें तो उसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। और माईलिबनेट पूछ ली जाए अगर आपसे, माईलिबनेट पूछ ली जाए जो कि मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क होती है, तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी मानी जाती है। बोनेट की स्थापना 1992 ईस्वी मानी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिबनेट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज इन यूनाइटेड किंगडम। सूचना नेटवर्क जो यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसके प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जानेट, सेकंड ऑप्शन है सरनेट, और सी ऑप्शन है ओसीएलसी, और फोर्थ ऑप्शन है बोनेट। तो आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगी ऑप्शन ए, जानेट। जो कि सूचना नेटवर्क जो सूचना यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय और कॉलेज को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इन इंडिया शोध गंगोत्री इज डेवलप्ड फॉर। भारत में शोध गंगोत्री के लिए विकसित किया गया है। ए ऑप्शन है ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ जर्नल्स, बी ऑप्शन है ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ पीएचडी थीसिस, सी ऑप्शन है ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी वर्क, और डी ऑप्शन है ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ एमफिल थीसिस। तो इंडिया में शोध गंगोत्री किसके लिए विकसित किया गया है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी वर्क के लिए शोध गंगोत्री का को विकसित किया गया है, जबकि शोध गंगा जो है वह थेसिस के लिए डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस के कौन से उदाहरण हैं निम्नलिखित में से। तो ए है वेब ऑफ साइंस, बी सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, और सी ऑप्शन है क्वेश्चन पॉइंट, डी ऑप्शन है वेब ऑफ नॉलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन पॉइंट। तो क्वेश्चन पॉइंट जो है वह वर्चुअल रेफरेंस सर्विस की सेवा प्रदान करने के लिए उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। इसे भी आप सभी को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार सजाना है। तो आईएनआईएस की बात करें तो इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। मेडलाइन की बात करें तो उसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इंस्पेक्ट की बात करें जो कि इंजीनियरिंग से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है, तो इसकी बात 1967 में हुई थी स्थापना। इन्फोटेरा की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1977 ईस्वी है, 1977। अब इसे सर जाने की बात करें तो सर्वप्रथम इंस्पेक्ट आ जाएगा 1967। देखेंगे कि सी ऑप्शन किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में प्रथम ए दिया है, ये गलत हो जाएगी, और डी भी नहीं होगी। ये दोनों में से देखेंगे सी 1967, उसके बाद देखेंगे 1970 ईस्वी आती है जो कि आईएनआईएस ए ऑप्शन में है। सी के बाद ए जो है यहाँ बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, परंतु इसके बाद देखेंगे बी 1971 ईस्वी, और डी सबसे लास्ट में हो जाएगा 1970 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इज द आउटकम ऑफ। भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम का कौन सा परिणाम है। एक तो ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है यूएनओ, सी ऑप्शन है यूनिसेफ, और डी ऑप्शन है यूनिसिस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यूनिसिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यूनिसिस्ट हो जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सूचना प्रणाली का एक कार्यक्रम है, उसी का एक परिणाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है इंडेस्ट कंसोर्टियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इंडेस्ट कंसोर्टियम जो है उसकी स्थापना कब
की गई थी? ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी 2003 और डी 2005। तो इंडेक्स कंसोर्टियम जो है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्सा भी एक कंसोर्टियम है जो आईएलए के द्वारा संचालित किया जाता है। उसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। मैंने पिछले कुछ प्रश्नों में डिस्क्राइब किया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट स्टेप स्पेस इज द न्यूज लेटर ऑफ। नेक्स्ट स्पेस क्या है? तो एक प्रकार का न्यूज लेटर है। पूछ रहा है कि किसका है। ए ऑप्शन है यूनिसेफ, बी ऑप्शन है इफ्ला, सी ओसीएलसी और डी यूनिसिस। तो नेक्स्ट स्पेस जो है वो एक प्रकार की न्यूज लेटर होती है और वह जो है ओसीएलसी का अ, एक न्यूज लेटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ओसीएलसी हो जाएगा। इसको तैयार करने में किसका योगदान था नेक्स्ट स्पेस का, अगर पूछा जाए तो नाम है, ये नाम है फ्रेडरिक ग्रिडली किलगोर किलगोर। तो इन्होंने ही नेक्स्ट स्पेस की फाउंड किया था, मतलब इसको बनाया था और ओसीएलसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, निकनेट प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय। निकनेट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है इफ्ला, सी ऑप्शन है एफआईडी, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, ओसीएलसी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। ओसीएलसी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो फ्रीड किलगर की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओसीएलसी की स्थापना इन्होंने की थी, फ्रीड किलगर। तो इसकी प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विच अमोंग द फॉलोइंग आर द रीजनल सेंटर ऑफ इनफिलिमनेट। निम्नलिखित में से कौन इनफिलिमनेट के क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सी ऑप्शन है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और डी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ पूना पुणे। तो जो इनफिलिमनेट की निम्नलिखित में से जो क्षेत्रीय केंद्र के बारे में पूछी गई है तो वह चारों ही इनफिलिमनेट की क्षेत्रीय केंद्र है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ओसीएलसी फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से ओसीएलसी के कौन से उत्पाद हैं उसको हम लोग को चयन करना है। तो वेब जंक्शन जो है वह ओसीएलसी का ही एक प्रोडक्ट है। वीडीएक्स भी और क्वेश्चन पॉइंट और डीडीसी का जो अभी 1988 ईस्वी से उस ओसीएलसी के द्वारा ही ओसीएलसी का प्रकाशन किया जाता है। तो यह चारों ही ओसीएलसी के उत्पाद के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए बी सी डी आर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDX इज सॉफ्टवेयर मींट फॉर। VDX के लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है VDX का निर्माण? तो ए ऑप्शन है इंटर लाइब्रेरी लोन, बी ऑप्शन है ऑनलाइन कैटलॉगिंग, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल और डी ऑप्शन है सीरियल्स कंट्रोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटर लाइब्रेरी लोन। VDX जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। और VDX जो है ओसीएलसी का ही एक प्रोडक्ट है। ओसीएलसी की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना करने में फ्रेड किलगोर जो कि मैंने पहले बताया है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजनल सेंटर ऑफ इनफिलिमनेट। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, चारों ही क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आती हैं। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क वाज सेट अप विद द सपोर्ट ऑफ। डेलनेट के किसके समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी, आप लोग बताना है। तो ए ऑप्शन है निस्कियर एंड एनआईसी, बी ऑप्शन है एनआईसी एंड डीएसटी, सी ऑप्शन है निसात एंड एनआईसी और डी ऑप्शन है निसात एंड निस्कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निसात एंड एनआईसी। इन दोनों के ही मिलने से 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस जिसे ब्लेज कहते हैं वाज लॉन्च्ड इन। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्वचालित सूचना सेवा ब्लेज कब
लॉन्च की गई थी? ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1977, सी ऑप्शन है 1978 और डी ऑप्शन है 1979, जिसे 1979 कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्वचालित सूचना सेवा जो है वह 1977 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरीली फॉर एकेडमिक पर्पस। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मुख्य रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं होता है? तो जानेट जो है वह विद्यालय और विश्वविद्यालय में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के उसकी एक नेटवर्क के प्रदान करने में जानेट की भूमिका होती है। ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क इसे कहते हैं। इन्फिलिमनेट भारत में यूजीसी के द्वारा निर्मित 1991 ईस्वी में है। यह भी विश्वविद्यालय की जितनी भी लाइब्रेरी है उसको नेटवर्क के विकास के लिए कार्य करती है। और नेट है, ये भी भारत में शैक्षणिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नेटवर्क का कार्य करती है, जबकि निकनेट के साथ ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निकनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी एकेडमिक पर्पस। क्वेश्चन रिपीट हो गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निकनेट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, द हेड क्वार्टर ऑफ एग्रिस इज एट। एग्रिस का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी से पूछा गया है। आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है हेग, बी है पेरिस, सी है रोम और डी है न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम। एग्रिस की जो हेडक्वार्टर है वह रोम में स्थित है और एग्रिस की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकनेट, जो कि रिपीट हो चुका है। डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल्स इन सर्विस, नए आगम का प्रदर्शन सेवा कहाँ होता है? तो CAS करंट अवेयरनेस सर्विस होती है, बी होता है SDI सिलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन, सी होता है रेफरेंस और डी होता है सर्कुलेशन। तो जो करंट अवेयरनेस सर्विस होता है वह नए आगमन का जो प्रदर्शन करता है, तो उसके अंतर्गत करंट अवेयरनेस सेवा के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एपीनेस इज ए रीजनल नेटवर्क इन द एरिया ऑफ। एपीनेस किस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय नेटवर्क है? बताइए आप सभी। ए ऑप्शन है प्योर साइंस, बी ऑप्शन है सोशल साइंस और सी ऑप्शन है फ्रेशरीज और डी ऑप्शन है लाइफ साइंसेज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? एपीनेस किस क्षेत्र से संबंधित है? एपीनेस जो है वह सोशल साइंस से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले बताया है और SS लास्ट में है, सोशल साइंस। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सोशल साइंस का एक क्षेत्रीय नेटवर्क है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट अवेयरनेस सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान जागरूकता सेवा नहीं है? आपको बताना है। ए ऑप्शन है टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, बी लिटरेचर सर्च, सी सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे SDI कहते हैं और अनाउंसमेंट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जो लिटरेचर सर्च है वह CAS के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि टाइटल अनाउंसमेंट ऑफ सर्विस, सेलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है वह करंट अवेयरनेस सर्विस के सेवा के रूप में आती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1960, बी है 1961, सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1963 ईस्वी। तो आप भी हमारे साथ साथ इस प्रश्न का सही जवाब देने की प्रयत्न कीजिए। इससे आपको पता होगी कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं अथवा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। आप सभी से आग्रह है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल, जिसमें मुफ्त में आपको सभी क्लासेज उपलब्ध कराई जाती है, उसे एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर की बात करें तो यह जो है 1961 ईस्वी में एग्जिस्टेंस हुआ था, अस्तित्व में आया था। इसकी जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो यह जो है डेल्फ्ट नीदरलैंड में अवस्थित है। इसे आप सभी याद रखेंगे।
और अक्टूबर 1961 में, अगर मंथ भी अगर पूछ ली जाए तो अक्टूबर मंथ में आई थी। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विद्यामित्र integrated e-content portal of Infilinet is a web-based portal consisting of all e-content developed under विद्यामित्र इन्फिलिनेट का एक एकीकृत ई सामग्री पोर्टल एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें किस तरह के विकसित ई सामग्री मिलेंगे आपसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ए ICSSR डाटा सर्विस, बी ऑप्शन है NMEICT, सी ऑप्शन है उन्नत भारत अभियान, डी ऑप्शन है स्वयं प्रभा। तो विद्यामित्र जो है वह MHRD द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें आपको NMEICT से संबंधित ई सामग्री मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द फर्स्ट टू हायर स्टाफ विथ डिजिग्नेशन ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। बताना है कि संदर्भ लाइब्रेरियन के पद नाम के साथ कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ए ऑप्शन है WB शेयर्स होता है, वेरविक शेयर्स, बी ऑप्शन है एसआर रंगनाथन, सी सैमुअल स्वीट ग्रीन और डी ऑप्शन है मेलविल डेवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। मेलविल डेवी जो है वह संदर्भ लाइब्रेरियन के पदनाम के साथ कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेलविल डेवी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस मार्क द ऑड वन। विस्तार सेवाओं के संदर्भ में विषम को चिन्हित कीजिए। मैंने आपको बताना है कि इसमें ऑड कौन से हैं, बाकी तीन जो हैं एक समान हैं और चौथे जो हैं अलग प्रकार के ऑप्शंस हैं जो कि इससे मेल नहीं खाते हैं। तो ए ऑप्शन है पब्लिक लेक्चर एंड टॉक्स बाय इमिनेंट पर्सन, बी ऑप्शन है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, सी ऑप्शन है अरेंजिंग द म्यूजिक शो और डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन पिन पॉइंटेडली। तो इसमें जो है पब्लिक लेक्चर जो होता है किसी पर्सन द्वारा दिया जाता है सभा में, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल भी समूह में किया जाता है और अरेंजिंग द म्यूजिक शो जो होता है वह भी समूह में होता है। बहुत सारे चारों भीड़ भीड़ लगती है तीनों ही आयोजन में। जबकि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन पिन पॉइंटली मतलब क्या कहा जाता है कि पेन की नोक पे, मतलब इसमें जो है वह किसी एक या दो व्यक्ति, ज्यादा इसमें संख्या व्यक्तियों की नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेब जंक्शन इज ए प्रोग्राम ऑफ, वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है। ए ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी ऑप्शन है OCLC, सी ऑप्शन है इफला और डी ऑप्शन है सिलिप। तो वेब जंक्शन मैंने पहले बताया है कि यह OCLC का प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन न्यूज इंफॉर्मेशन एंड शॉपिंग वेब पोर्टल। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा भारतीय समाचार सूचना और शॉपिंग वेब पोर्टल है। ए ऑप्शन है यांडेक्स, बी ऑप्शन है रेडिफ, सी ऑप्शन है नेवर और डी ऑप्शन है सापो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है रेडिफ। रेडिफ जो है वह भारतीय समाचार सूचना और शॉपिंग का एक वेब पोर्टल है। अगला प्रश्न है, सेंडोक इज लोकेटेड एट, सेंडोक जिसका फुल फॉर्म होता है दी स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। याद रखेंगे सेंडोक की फुल फॉर्म क्या होती है, दी स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। याद रखेंगे दी स्मॉल इंटरप्राइजेज, एस से स्मॉल, ई से इंटरप्राइजेज, एन से नेटवर्क, डी से डॉक्यूमेंट, DOC से हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। याद रखेंगे। इसकी कहाँ है मुख्यालय, तो हैदराबाद में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंडोक की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1970 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हु हैव सजेस्टेड थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के सिद्धांतों का सुझाव किसने दिया है। ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन, बी है जेम्स आई वेयर, सी है सैमुअल रोडेस्टेन और अगला ऑप्शन है विलियम केट्स। तो आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से संदर्भ सेवा के सिद्धांत का सुझाव किनके किनके द्वारा दिया गया है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा, जेम्स आई वेयर महोदय ने रेफरेंस सर्विस का सिद्धांत का सुझाव दिया है। हालांकि रेफरेंस सर्विस पे जो परिभाषा है वह एस आर रंगनाथन ने भी दिया है इन ए पर्सनल वे करके जो है, परंतु जेम्स आई वेयर ने सिद्धांत दिया है और एक सैमुअल डेस्टिन है। तो इन दोनों ने, विलियम एक्केड ने गाइड टू ए रेफरेंस वर्क नामक पुस्तक लिखी है। तो विलियम एक्केड तो वहां आ जाएगा। जेम्स आई वेयर और सैमुअल रेडस्टेन इन दोनों ने रेफरेंस सर्विस पे अपनी थ्योरीज दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं कीजिएगा इसलिए क्योंकि जो एस आर रंगनाथन जी थे वो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थी एजुकेशन में 1928 ईस्वी में। और रेफरेंस सर्विस की बात करें तो इन्होंने एक कथन दिया था जो कि मैंने पिछले पूरा कथन तो याद नहीं है लेकिन उसमें पर्सनल वे कर कर है, तो ये एस आर रंगनाथन दिए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एंड सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एनकेसी नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एनकेएन को निम्नलिखित द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। ए ऑप्शन है एनकेएन नेशनल नॉलेज कमीशन, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सी ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और डी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एनकेएन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि एनकेएन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है इसके द्वारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है नेशनल नॉलेज नेटवर्क वाज फॉर्म्ड इन, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2011, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2013। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनकेएन 2010 ईस्वी में इसका स्थापना गठन किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है विच ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द टैगलाइन हाउ द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कनेक्ट्स, बताना है कि ये जो टैगलाइन है वह किसका है। ऑप्शन ए है इफला, बी है आईएसओ, सी है नीसो और डी ऑप्शन है वीपो। तो ये जो प्रश्न है हाउ द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कनेक्ट जो है वह नीसो का टैगलाइन है। नीसो का फुल फॉर्म रहता है, याद रखेंगे या कहीं नोट भी कर लेंगे, नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है वह 1939 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है, इतना आशा है कि आप सभी को प्रश्न की क्वालिटी और उसके एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छी लग रही होंगी। पेड कोर्स में भी बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छे प्रश्न वे यूट्यूब पे कराते होंगे। दी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। ए ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, बी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेरिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्रिटी इटली और डी ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो बताइए आप सभी ये जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है वो किसका एक हिस्सा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, जिसकी स्थापना की बात करें तो मुझे लगता है कि जो बायोटेक नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है एनसीबीआई जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना एनसीबीआई की 1988 ईस्वी मानी जाती है, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनएलएम, जिसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहा जाता है यूएसए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोसाती COSATI स्टैंड फॉर, कोसाती की स्थापना वर्ष पहले हम लोग जानेंगे। तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। स्थापना वर्ष मैं इसलिए बताता हूँ कि जो प्रश्न ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस का सजाने के लिए क्रम में आ जाए ताकि आप सभी को याद रहे, और एक एक कोसाती अभी
एक एक जो टर्म का याद करेंगे, एक साथ याद करेंगे तो भार हो जाएगा, लेकिन अलग अलग हर प्रश्न के साथ उसकी स्थापना वर्ष भी याद करते चलेंगे तो आप सभी के लिए आसानी होगी। तो कोसाती की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जबकि कोसाती की जो फुल फॉर्म होती है कमिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है। तो हम तो सबसे पहले देखेंगे कि कमिटी कहाँ है, और कमिटी हमें ऑप्शन सी में देखने को मिलती है, जबकि यहाँ कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉलेज है, तो ये नहीं है। कमिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिस्ट्रेन दिया हुआ है, सिस्ट्रेन इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ सर्विस वर्क, सिस्ट्रेन किस प्रकार की सेवा कार्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मेडिसिन सॉरी मशीन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मशीन ट्रांसलेशन फॉर्मेट, सी ऑप्शन है सिस्टम ट्रेनिंग फॉर ट्रांसलेशन सर्विस, डी ऑप्शन है सिस्टम ट्रेनिंग फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन मेडिसिन ट्रांसलेशन फॉर्मेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिस्टम का जो एक प्रकार का सेवा और कार्य है इसे ही से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे डेयर, डेयर डेटाबेस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है ओसीएलसी, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो डेयर डाटाबेस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है पूछा जाए आपसे, तो डेयर डाटा जो है वह ओसीएलसी के द्वारा सॉरी यूनेस्को के द्वारा निर्मित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इन्फोटेरा, इन्फोटेरा द इंटरनेशनल रेफरल सिस्टम फॉर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन इज ए प्रोग्राम ऑफ, इन्फोटेरा पर्यावरण सूचना के स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरल सिस्टम का एक कार्यक्रम है। यह किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है यूएनईपी, सी ऑप्शन है एफएओ, और डी ऑप्शन है यूनिसिस्ट। तो जो इन्फोटेरा जो है, जो कि एक पर्यावरण सूचना के स्रोत के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरल सिस्टम है, वह यूएनईपी से संबंधित है, यूएनईपी का एक कार्यक्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कार्ली स्टैंड फॉर व्हाट, कार्ली का अर्थ क्या है, कार्ली का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो ए ऑप्शन है काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया, बी ऑप्शन है कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलिनोइस, सी ऑप्शन है कंसोर्टियम फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया, डी ऑप्शन है कंसोर्टियम ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलियोनिस। कार्ली का यही फुल फॉर्म होता है, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उससे पहले बता दें कि कार्ली की जो स्थापना हुई थी वह 2005 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ए सर्विस दैट डायरेक्ट्स ए रीड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज, एक सेवा जो सूचना के पठन स्रोत को निर्देशित करती है उसे किस रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है रेफरेंस सर्विस, बी ऑप्शन है रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, सी ऑप्शन है रिपोर्टिंग सर्विस, और डी ऑप्शन है रेफरल सर्विस। तो यहाँ सी लिख लेंगे, रेफरल एडवाइजरी सर्विस। बताइए इस प्रश्न का आप भी जवाब देने का कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है कि ए सर्विस दैट डायरेक्ट रीड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेफरल सर्विस इसे कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लीज गेटवे इज मेंटेन, लीज गेटवे का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आईएलए, बी है आईएसएलआईसी, सी है एसआईएस, डी है आईएटीएलआईएस। तो लीज गेटवे जो है इसकी जो देख रख रखाव की जाती है वह आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1933 है। आईएएसएलआईसी की बात करें तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है। आईएटीएलआईएस की बात करें
1969 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सर्लिन सीरियल ऑनलाइन डाटाबेस इज प्रोड्यूस्ड बाई। सर्लिन ऑनलाइन डेटाबेस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, आप सबको बताना है। तो ए ऑप्शन है OCLC, बी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, सी ऑप्शन है ब्रिटिश लाइब्रेरी और डी ऑप्शन है इफ्ला। तो जो सर्लिन है वह एक प्रकार की मेडिकल से संबंधित है, तो यह बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए द्वारा जो सर्लिन जो कि मेडिकल साइंस से के द्वारा एक सीरियल का प्रकाशन करती है ऑनलाइन, तो यह इसी से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैटलाइन। कैटलाइन इज द डाटाबेस ऑफ ऑल बुक्स रिसीव्ड बाय। कैटलाइन द्वारा प्राप्त सभी पुस्तकों का डेटाबेस कहाँ मिलता है, तो ये भी कैटलॉगिंग ऑनलाइन होता है। जैसे कि सर्लिन में सीरियल्स ऑनलाइन है, उसी प्रकार से कैटलाइन में कैटलॉगिंग ऑनलाइन हो जाता है, और यह भी NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा एक डाटाबेस तैयार किया जाता है, उसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कैटलाइन को, तो इसे याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ए क्वार्टरली जर्नल इज ए पब्लिकेशन ऑफ। जर्नल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक त्रैमासिक पत्रिका है। पूछा गया कि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ए ऑप्शन है मैनलिबनेट, बी ऑप्शन है सरनेट, सी ऑप्शन है जानेट, डी ऑप्शन है एडीनेट। इस सब की स्थापना वर्ष की बात करें तो मैनलिबनेट की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी है। और मैनलिबनेट माई एक तो मेलिबनेट है जो कि मैद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को कहते हैं, तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 है। एक तो है माई लिबनेट जो कि मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क है, आप लोग को डाउट ना हो इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। और एक है ये मैनलिबनेट जिसको कहते हैं मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। मैनलिबनेट क्या होता है, MAN हो जाएगा, मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना वर्ष 1998 वर्ष मानी जाती है। सरनेट जो है इसकी स्थापना वर्ष 1989 मानी जाती है। जानेट जो कि ब्रिटेन में सभी विश्वविद्यालयों के और कॉलेजों के जो लाइब्रेरी होती है उसको कनेक्ट करने का, नेटवर्क करने का काम जानेट द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1984 वर्ष है, ठीक है। और एडीनेट अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क जो है मैनेजमेंट, तो उसकी स्थापना 1994 वर्ष मानी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैनलिबनेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है जर्नल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट से संबंधित एक पत्रिका है, तो आंसर भी तो मैनेजमेंट का ही होगा। तो मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क जो होता है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरनेट पूछा गया है। सरनेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय। सरनेट को किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था। सरनेट की फुल फॉर्म हम बता देते हैं, आप सभी याद रखेंगे। सरनेट की फुल फॉर्म होती है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। देखिए एस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क, साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क होती है सरनेट की फुल फॉर्म। और पूछा गया है किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तो ए ऑप्शन है निशात, बी ऑप्शन है इंस्डॉक, सी ऑप्शन है RRRLF और डी ऑप्शन है UGC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंस्डॉक हो जाएगा। सरनेट जो है इसका जो स्पॉन्सर होता है वह इंस्डॉक द्वारा किया जाता है। सरनेट की स्थापना 1989 में की गई थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। निशात की स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। इंस्डॉक की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में है। RRRLF की स्थापना वर्ष 1972 वर्ष है और UGC की स्थापना वर्ष 1953 है। पर्यावरण ने जो कार्य करना शुरू 1956 ईस्वी से किया है, तो इस फैक्ट्स को भी आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है करेंट कंटेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे क्यूकोलिस कहा जाता है। एक बाई मंथली पब्लिकेशन होती है, मतलब बाई मंथली का अर्थ होता है द्वैमासिक।
तो इसे किसके द्वारा लाया गया है? तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के लिए वर्तमान सामग्री कंक्यूलिस एक द्वैमासिक प्रकाशन किसके द्वारा लाया गया है? तो ये ऑप्शन है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे एडीनेट हम लोग कहते हैं, और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी, और इसी को हम लोग मैनलिबनेट कहते हैं। याद कीजिए, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, जिसे ही मैनलिबनेट कहते हैं। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क, जिसे SIRN कहते हैं। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे हम लोग डेलनेट के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में हुई थी, सॉरी 1988 ईस्वी में हुई थी। जबकि देसी डॉक है, उसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। तो बताना है कि कॉनकोलिस जो है द्वैमासिक प्रकाशन है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। इसमें ईयर ऑफ इमरजेंस के अनुसार, मतलब किस वर्ष में कौन सा संगठन आया है, उसके अनुसार बताना है। INIS की बात करें हम लोग, तो 1970 ईस्वी में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। एग्रिस की बात करें तो FAO द्वारा 1975 ईस्वी में किया गया है। नेटिस की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी, और यूनिसिस्ट की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1970 ईस्वी में की गई थी। तो इसे अब सजाएंगे हम लोग वर्ष के अनुसार। तो INIS 1970 है, यूनिसिस्ट भी 1970 है, तो आखिरकार पहले आएगा कौन? तो पहले यूनिसिस्ट की स्थापना हुई थी, यहाँ याद रखेंगे आप सभी। तो पहले डी हो जाएगा, और डी एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद 1970 INIS ए, उसके पश्चात 1974 ईस्वी नेटिस, सी ऑप्शन, और उसके बाद पी एग्रीस 1975 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ने यूनिट 4, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सिस्टम था, तो हम लोगों ने किया, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। और दोस्तों, आप सभी से पुनः आग्रह है कि आपने अभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार अवश्य करें, और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए, अथवा लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्लास की डिटेल्स और भी लेटेस्ट डिटेल्स जो भी वैकेंसी से संबंधित होती है, अथवा नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी से अंत में यही आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।